हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जुलाई 2019 वाला पेपर लिया था। ये जो पेपर है ये दिसंबर 2019 वाला है। तो इसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। ईवीएस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए हैं 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी। 2024 दिसंबर तक जो पेपर हुआ है वहां तक मैंने ईवीएस के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और ऑनलाइन वाले कुछ पेपर भी मैं करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो ईवीएस की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। एसएसटी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है जहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ईवीएस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। तो आप लोग आसानी से वीडियो ढूंढ पाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब एक समस्या आ रही है कि कुछ वीडियो जो है आप उन्हें ओपन कर रहे होंगे तो वो वीडियो जो है उनका ऑडियो इंग्लिश में आपको सुनाई दे रहा होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो मैंने इसी तरीके से हिंदी में ही रिकॉर्ड किया है, लेकिन यूट्यूब में कुछ नए फीचर आ गए हैं। इसमें क्या है कि आपका वीडियो भले ही हिंदी में हो लेकिन आप उसे इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया है कि मैम आपने इंग्लिश में वीडियो बना दिया है, लेकिन मैंने इंग्लिश में नहीं बनाया है, वो चेंज हो गया है। उसे आप चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। यूट्यूब में जाइए, आप लोग मेरा चैनल सर्च करेंगे। यहाँ आपको दिख जाएगा, ये मेरा पहले नंबर पर ही चैनल आपको दिखेगा। यहाँ आप इसे ओपन कर लेंगे। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जैसे ये वीडियो है एसएसटी का दिसंबर 2018 वाला ये पेपर है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पूजा मैं छोड़ दूं। I am solving the papers in a safe इसका ऑडियो जो है इंग्लिश में आपको सुनाई दे। playlist. तो आप परेशान ना हो, यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे। ये जो सेटिंग आपको दिख रही है ये लिखा हुआ है ऑडियो ट्रेस। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी ओरिजिनल्स, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा कि क्वेश्चन कम। तो वीडियो आपका ओरिजिनल जो लैंग्वेज नहीं जिसमें वीडियो रिकॉर्ड किया है उसमें आपको सुनाई देगा। तो परेशान मत होइए, आप लोग ये मोबाइल से भी सेटिंग कर सकते हैं। अपने वीडियो पे आपको समस्या आएगी क्योंकि तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो मैंने हिंदी में ही बनाया है, बस वो यूट्यूब में जो फीचर आ गए हैं उस वजह से आपको हो सकता है इंग्लिश में सुनाई दे रहा हो। तो आप उसे चेंज कर सकते हैं अपने ही फोन से। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भ्रंशोत्थ पर्वत हैं। पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है अपलेशियन पर्वत, तीसरा है यूराल पर्वत और चौथा है वॉसजेस पर्वत। इस तरीके का प्रश्न पहले भी आया है। आप लोग यदि लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं। तो भ्रंशोत्थ पर्वतों को दोष पर्वतों के रूप में भी जाना जाता है। इन पर्वतों का निर्माण भूपर्पटी में प्राकृतिक दोषों के कारण होता है, यानी कि आधार सेल के टूटने के कारण। अब इसमें पूछा गया है कि कौन भ्रंशोत्थ पर्वत है। तो इसमें आपका जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है वॉसजेस पर्वत, ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। वॉसजेस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। जो हिमालय है ये युवा गुना पर्वतों के रूप में जाना जाता है और इनके पास हिमनद से ढकी ऊंची चोटियों के साथ गहरी और सख्त ढलान होते हैं। अपलेशियन जो है ये पुराने गुना पर्वत हैं और जो यूराल पर्वत है ये भी पुराने गुना पर्वत का ही उदाहरण है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन ए दिया गया है। कथन बी कह रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये आप लोग जानते ही हैं। अब इसमें जो दोनों कथन दिए गए हैं, दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या भी है। तो ए यानी कि पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कायांतरित सेल के बारे में नीचे दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कोल्ड हो रखा है मुझे, हो सकता है आवाज आपको थोड़ी चेंज लग रही हो। चलिए देखते हैं। कथन ए लिखा है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। बी कह रहा है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। और सी कह रहा है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। अब 3 प्रकार की सेलें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। कई बार मैंने आपको बताया है, आग्नेय सेल तब बनती हैं जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और क्रिस्टलीकृत हो जाता है। इनके उदाहरण क्या हैं? आग्नेय सेल के ग्रेनाइट है, पेगमेटाइट है, ये आग्नेय सेल के उदाहरण है। दूसरी होती है अवसादी सेल, तो यह पदार्थों के जमाव और तलछट के जमने से बनती है। इनके उदाहरण क्या है? सेल है, बलुआ पत्थर है। फिर होती है कायांतरित सेल, तो यह तब बनती है जब गर्मी और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल जाती है, यानी उनमें परिवर्तन हो जाता है। किस कारण से? ताप और दाब के कारण। इनके उदाहरण क्या है? इनके उदाहरण है संगमरमर है, नाइस है, ये सभी क्या है? ये कायांतरित सेल के उदाहरण है। अब इसमें तीनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये भी सही है। और संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो ए बी सी तीनों ही सही है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? पहला है मध्यमंडल, दूसरा है बाह्यमंडल, तीसरा है बहिर्मंडल और चौथा है समताप मंडल। तो कई बार मैंने आपको बताया है कि उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जलते हैं? मध्यमंडल में। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में आकर जल जाते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं और समताप मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत है। ये भी याद रखिए, क्योंकि समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं और ओजोन परत इसी में पाई जाती है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। पहला है लोगों के आवागमन से, दूसरा है घरों की पास बसावट से, तीसरा है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से और चौथा है ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो ऋतु प्रवास एक प्रकार के पशुचारण या घुमंतु होते हैं जो कि निश्चित रूप से गर्मी और सर्दियों के चरागाहों के बीच पशुधन का समयानुकूल संचलन है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। अब इसमें बताना है।
तो जो स्थायी पवनें होती हैं ये पूरे वर्ष एक विशिष्ट दिशा में लगातार चलती रहती है। स्थायी पवन महाद्वीपों और महासागरों पर बड़े पैमाने पर उड़ती हैं। स्थायी पवन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं पश्चिम, पूर्वी और व्यापारिक पवनें। और पवनें 3 प्रकार की होती हैं, ये भी याद रखिए, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवनें। तो ये प्रकार भी याद रखिएगा। तो स्थायी पवनों के संबंध में ये कथन दिए गए हैं तो दोनों ही सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण है। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, दूसरा है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस ये उदाहरण है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। घास स्थल बड़े खुले क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां घास पर वनस्पति का प्रभुत्व होता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल ये घास स्थल हैं जो समशीतोष्ण क्षेत्र और महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और यूरोप में स्टेपीज शीतोष्ण घास स्थलों के उदाहरण हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है, प्रेरीज। और दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति ये क्या है? तो टुंड्रा एक प्रकार का बायोम है जहां पेड़ की वृद्धि कम और तापमान भी वहां पर कम होता है और बढ़ते मौसम से ये बाधित होती है, जो पेड़ की वृद्धि होती है। और भूमध्य सागरीय वनस्पति ये क्या है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र महाद्वीपों के पश्चिम में लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच होते हैं। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक थी। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु के संबंध में कौन सा कथन, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कह रहा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है और बी कह रहा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। तो जलवायु क्या है? जलवायु कई वर्षों की अवधि में किसी विशेष स्थान के लिए मौसम की स्थिति का औसत क्रम होता है। दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ये नहीं है, तो ए इसमें हो गया गलत। बी कह रहा है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई व उच्चावच पर निर्भर करती है, ये भी गलत है, क्योंकि किसी स्थान की जलवायु उसके अक्षांश, महासागरीय धाराओं, उन्नयन, राहत, प्रचलित हवाओं आदि से प्रभावित होती है, सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर नहीं करती। तो ए और बी दोनों ही गलत हो गए। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, ए और बी दोनों गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। पहला लिखा है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी कह रहा है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। पहला विकल्प है बायोगैस, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा और चौथा है मोम। तो हमें दो कथन दिए गए हैं और बताया गया है कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये प्राकृतिक गैस है। बी विकल्प इसमें आपका, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक परंपरागत या गैर नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि यह एक सीमित मात्रा में मौजूद है और यदि एक बार समाप्त हो जाता है तो फिर इसे उपयोग नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक स्रोत है जो तब निकलता है जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, यही इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा यूरोप और चौथा एशिया। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री ये स्थित है अंटार्कटिका में। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
तो ये भारत का दूसरा शोध संस्थान है, ये भी याद रखिएगा। जो पहला कौन सा था, वह था दक्षिण गंगोत्री, जो बर्फ में दब गया था और इसे छोड़ दिया गया था। उसके बाद इसे स्थापित किया गया। और तीसरा कौन सा है, तीसरा भारती है, ये भी याद रखिएगा, जो 2013 में अंटार्कटिका में स्थापित किया गया। तो तीनों के नाम याद रखने हैं। दक्षिण गंगोत्री ये दब गया था बर्फ में, इसे छोड़ दिया गया, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। दूसरा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तीसरा है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। और चौथा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये गलत है। कुछ धात्विक होते हैं और कुछ अधात्विक होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, सभी अधात्विक नहीं होते। और ये कह रहा है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं, तो ये गलत है, गलत ही पूछा गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मिलान करना है फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए मिलाते हैं। लिखा है नर्मदा घाटी, इसे मिला देंगे दूसरे से आखेट और संग्रहण। उसके बाद लिखा है वज्जी, इसे मिला देंगे पहले से आरंभिक गणतंत्र। उसके बाद लिखा हुआ है गारो पहाड़ियां, इसे मिला देंगे आरंभिक कृषि से। फिर लिखा है गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, तीसरे से मिला देंगे। और सिंधु और उसकी सहायक नदियां, इसे मिला देंगे चौथे से प्रथम नगर। यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का तीसरा और ई का चौथा, यानी कि आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। बी कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शासकों का धर्म केवल महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं रहा बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी थे। ये गलत हो गया इसमें। और बी कह रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, ये सही है। तो इसमें ए गलत किंतु बी सही, यानी कि चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन 19वीं सदी में लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए कह रहा है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन बी कहता है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब इसमें जो कथन दिए गए हैं, ये जो कथन है ये कालीघाट के कलाकारों से संबंधित है। ये जो कलाकार थे ये सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चित्रों का निर्माण करते थे। अब इसमें ये कथन दोनों ही सही लिखे हुए हैं, कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। कालीघाट के कलाकारों ने अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया, पश्चिमी आदतों को अपनाया, साहिबों की तरह कपड़े पहने, सिगरेट पी, पश्चिमी बाबू भ्रष्ट पुजारी की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। और कालीघाट के कलाकारों के धार्मिक चित्रों का इस्तेमाल राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को प्रेरित करने के लिए किया गया था। उनकी जो चित्रकला है मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के तहत सामाजिक जीवन और अमीरों के खिलाफ आम लोगों के गुस्से को दर्शाती है। अब इसमें कथन दोनों ही सही है, लेकिन जो कथन बी है वह ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसमें दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा।
यानी कि दोनों ही सही है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? पहला है कांगड़ा शैली की चित्रकला, दूसरा है गिरनार का शैल अभिलेख, तीसरा है पादशाहनामा चित्रकला और चौथा है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, तो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। भारत में प्रारंभिक मानव को समझने के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत मानेंगे। मध्य भारत में ऊपरी सोन नदी घाटी की खाइयों में की गई एक पुरातात्विक खुदाई में लगभग 80,000 साल पहले इस क्षेत्र में मानव कब्जे के प्रमाण मिले हैं। प्राथमिक स्रोत पूछा गया है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहला है सरकारी संस्थानों में, दूसरा है एक निश्चित फीस लेकर, तीसरा है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, और चौथा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी वह धर्म से प्रभावित थी। शिक्षा का उद्देश्य एक धार्मिक अभिविन्यास के साथ छात्र के व्यक्तित्व का बहुपक्षीय विकास करना था। अब इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो उन्हें साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन जब फसलों की कटाई होती थी उस समय उनकी छुट्टी रहती थी। तो साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन ए और बी 18 व 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। कथन ए कह रहा है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। अब इसमें जो विकल्प सही है वह बताना है। तो इसमें जो कथन ए है कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ये गलत है, क्योंकि वे राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देखते थे। वे विभिन्न भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जाति समूहों के थे। ये गलत हो गया। बी सही लिखा हुआ है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें ए गलत है, लेकिन बी सही है, तो चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। BCE का तात्पर्य है, पहला है बिफोर क्रिश्चियन एरा, दूसरा है बिफोर कॉमन एरा, तीसरा है बिफोर सीजर एरा और चौथा है बिफोर कंटेम्पररी एरा। तो BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। यह इंगित करने का एक आधुनिक तरीका है कि एक वर्ष पहले या एक वर्ष बाद है। बिफोर कॉमन एरा का उपयोग कई देशों में विज्ञान, शिक्षाविदों आदि जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हम आज यह कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? पहला है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। दूसरा है महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा है शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। और चौथा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन मिलता है। तो पूछा गया है कि हम आज ये कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो यहाँ पर अंडे के छिलके मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी कह रहा है जंगलों का विनाश हो गया। सी कह रहा है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। और डी कह रहा है संभवतः नदियां सूख गई। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ये सही है। जंगलों का विनाश हो गया होगा। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। तो सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आने से हड़प्पा सभ्यता का पतन संभव नहीं था, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। और संभवतः नदियां सूख गई।
तो इसमें ए, बी और डी सही है, यानी कि आपका दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत पहला है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। दूसरा है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तीसरा है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। और चौथा है मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के समेकन के संदर्भ में सही क्या है। पहला है उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। दूसरा है गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। तीसरा है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। और चौथा है अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो खिलजी और तुगलक भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम राजवंश थे। अब इनके प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है। गलत पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पहला है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। दूसरा है अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। तीसरा है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। और चौथा है जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरों पर निर्भर रहा है। तो भारतीय संविधान के जो अनुसूची 5 है, यानी 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय समूहों को मान्यता दी गई है। अब इसमें गलत कथन पूछा गया है। तो इसमें पहला तो सही है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, ये भी सही है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरों पर निर्भर रहा है, ये भी सही है। लेकिन अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, ये गलत है। कुछ अपवादों के अलावा आप ये पाएंगे कि जो जनजातीय समूह है इनके पास लिखित दस्तावेज नहीं है। तो गलत पूछा गया था, इसमें कहा गया है कि रखा है, जबकि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज नहीं रखा। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा है अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। तीसरा है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। और चौथा है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने विद्रोहियों को दोषी ठहराने और देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए नए कानून और नीतियां पारित की। तो क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या किया गया। उन्होंने गोरखा, सिखों और पठानों को सेना के अधिकांश सैनिकों के रूप में भर्ती करने का निर्णय लिया। उन्होंने भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम किया और सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की ताकि लोगों को विद्रोही बनाने का कोई मौका न मिल रहे। भूस्वामियों और जमींदारों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए नीतियां भी बनाई गईं। तो ये परिवर्तन किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है।
पहला विकल्प है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, दूसरा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता और चौथा है जनता को मतदान का अधिकार। तो इसमें पूछा गया है प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है? तो ये एक प्रकार का लोकतंत्र है जिसमें सभी योग्य नागरिक उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकारियों का निर्वाचन करने के लिए वोट देते हैं। इसने लोगों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित अधिकारियों का सिद्धांत स्थापित किया जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की और विशेषताएं क्या क्या है? लोगों को मताधिकार, राजनीतिक दलों का अस्तित्व, स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव, निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुना जाता है, बहुमत के आधार पर निर्णय पहुंचना, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय लेने की क्षमता। अब इसमें जो विशेषता नहीं है वह बतानी है। तो निर्णय लेने में यानी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता, ये विशेषता नहीं है, क्योंकि जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वह प्रतिनिधियों के हाथों में है, जनता के हाथों में नहीं। तो इसमें विशेषता नहीं पूछी गई थी। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो कई बार मैंने आपको बताया है छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? पहला है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, दूसरा है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, तीसरा है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान और चौथा है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो अपीली अदालतें क्या होती हैं? न्यायिक प्रणाली का हिस्सा होती हैं जो उन अपीलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होती है जिनकी सुनवाई पहले से ही सुनवाई के स्तर पर या अन्य निचली अदालत में हो चुकी है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? पहला है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, दूसरा है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, तीसरा है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है और चौथा है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद है। तो प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है पूछा गया है, नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार अत्यधिक असमान सतह के साथ आकार में त्रिकोणीय है। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ था और यह इस तरह सबसे पुराने भूभाग का हिस्सा बन गया। अब इसमें जो लक्षण नहीं है वह बताना है। तो इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं, ये इसका लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा है, तापी है। तो ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और इसमें कहा गया है कि महानदी और कृष्णा, तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो यही इसका लक्षण नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? पहला है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दूसरा है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं, तीसरा है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है और चौथा है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो अफ्रीका के बारे में जो सत्य कथन है वह बताना है। तो अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब इसमें जो सही है अफ्रीका के बारे में वह बताना है। तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। तो पहला कह रहा है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अफ्रीका का 2/3 हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में और 1/3 हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सी में लिखा है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ गोबी मरुस्थल नहीं है बल्कि सहारा रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान ये यहाँ पर स्थित है।
और चौथा कह रहा है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। ये गलत है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत एशिया से अलग होता है। और गोबी जो मरुस्थल है ये कहाँ पर है, तो ये मध्य एशिया क्षेत्र में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पहला है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दूसरा है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तीसरा है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। और चौथा है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? पहला है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। दूसरा है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज्यादा खर्च करना। तीसरा है सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। और चौथा है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा करना। तो कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में एक देश है जिसके उत्तर दिशा में निकारागुआ, दक्षिण में पनामा, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरिबियन सागर है। कोस्टा रिका को महाद्वीप के सबसे स्वस्थ देशों में से एक माना जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसीलिए ये सबसे स्वस्थ देशों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को फिल करना है यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। पहला है गाड़ियों में, दूसरा है कार्यस्थलों पर, तीसरा है वैवाहिक संबंधों में और चौथा है सड़कों पर। तो 1997 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा निर्देश तैयार किए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संस्थानों को देश भर में विशाखा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, कार्यस्थलों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? पहला है विधानसभा के सदस्य, दूसरा है संसद के सदस्य, तीसरा है केंद्र सरकार, चौथा है अटॉर्नी जनरल। तो भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पहला है पटवारी, दूसरा है नगर निगम वार्ड काउंसलर, तीसरा है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और चौथा है लेखपाल। तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है पूछा गया, तो नगर निगम वार्ड काउंसलर दूसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नगर निगम वार्ड पार्षद या काउंसलर शहरी प्रशासन अधिकारी होता है जो नगर निगम क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। बाकी आप तीनों देखेंगे ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? पहला है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, दूसरा है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, तीसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश और चौथा है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो डी.के. बासु निर्देश क्या है? तो गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा निर्देश है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। अगला प्रश्न है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है?
पहला है अनुसूचित जनजातियां, दूसरा है अनुसूचित जातियां, तीसरा है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और चौथा है अति पिछड़ी जातियां। तो वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को स्वीकारता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, पहला है भारत का संविधान, दूसरा है जनगणना रिपोर्ट 2011, तीसरा है जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड और चौथा है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण पूछा गया है। द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों आपको पता होने चाहिए। तो प्राथमिक स्रोत किसी घटना के दस्तावेजों या रिकॉर्ड को संदर्भित करता है जो लेखक द्वारा अनुभव किए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत अध्ययन, साक्षात्कार, आत्मकथाएं। और द्वितीयक स्रोत क्या है? किसी घटना के दस्तावेजों या रिकॉर्ड का उल्लेख करते हैं जो उस व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं जिसने उस घटना में भाग नहीं लिया है। तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक ये द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कथन क्या दिए गए हैं? परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। और बी कह रहा है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं। परीक्षा एक अभ्यास है जिसे प्रगति या परीक्षण योग्यता या ज्ञान की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ए भी सही है, बी भी सही है, ए और बी दोनों ही सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, दूसरा है सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, तीसरा है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना और चौथा है समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। अब जिसमें याद करने वाला लिखा हो उसे तो आप पहले ही काट देना यदि प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा है। तो पहला कट गया, 3 विकल्प बचते हैं। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, दूसरा है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए और चौथा है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। अब यदि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं या आप किसी और विषय के भी शिक्षक हैं तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो बच्चों को रटने पर बल नहीं देना है और बच्चों को वर्गीकृत या चिन्हित भी नहीं करना है कि आपने श्रेणियां बांट दी कि ये श्रेणी ज्यादा होशियार बच्चों की है, इस श्रेणी में ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता। ऐसा करने से बच्चे जो हैं अंदर से हतोत्साहित हो जाएंगे। तो श्रेणियों में वर्गीकृत तो आपको नहीं करना, दूसरा भी गलत हो गया। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आकलन जो है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जो छात्र के अध्ययन को सुगम बनाने और अनुदेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि पहला है फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, दूसरा है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं, तीसरा विकल्प है फिल्में ऐसी कहानियां हैं जो संवादों छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं और चौथा है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। अब इसमें सही विकल्प बताना है।
तो फिल्में जो है एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण है। अब इसमें जो ए है यह सही है। फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं और फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। लेकिन डी कह रहा है कि ये वस्तुनिष्ठ माध्यम है, तो डी इसमें गलत हो गया। ए बी सी सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला है मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। दूसरा है चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। तीसरा है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। और चौथा है शिक्षार्थी में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो इसमें जो सही है वह हमें बताना है। तो इसमें सिर्फ पहला सही है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बाकी तीनों इसमें गलत लिखे हुए हैं। केवल ए सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न इस तरीके का पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि पहला है विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करे। दूसरा है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। तीसरा है शिक्षार्थियों के अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। अब इसमें पूछा गया है कि शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, तो इसकी आवश्यकता नहीं है शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए, तो बी गलत हो गया। और सी कह रहा है शिक्षार्थियों के अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए कहना। ए और सी सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। पहला है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। दूसरा है अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। तीसरा है एक क्रमिक रूपरेखा देने के लिए। और चौथा है शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो हमसे प्रश्न में कह दिया गया है कि वंशावली चार्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन या विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संदर्भों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा वंशावली चार्ट द्वारा विकसित नहीं की जाती। ABC इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? पहला है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। दूसरा है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कारपत्रों का प्रयोग करना। तीसरा है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना के अवसरों को उत्पन्न करना। और चौथा है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। तो इसमें तो बच्चे हैं दृष्टिबाधित और शिक्षक को अनुकूलन बनाना है। कैसे करना है? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना है। दृष्टिबाधित है, उन्हें स्पष्ट सुनाई देता है, दिखाई कम दे रहा है, तो वो स्पष्ट आवाज को सुन सकेंगे कि शिक्षक ने क्या कहा है। तो ए इसमें सही हो गया। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कारपत्रों का प्रयोग करना, ये इसमें शामिल नहीं है। जब बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो आकर्षक दृश्यों वाले कारपत्रों का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होगा। बी गलत हो गया। सी सही है। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना और कक्षा में चर्चा के दौरान स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। ACD इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। तीसरा है, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। और चौथा है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो प्रोजेक्ट विधि ये किसने प्रस्तावित की? तो जॉन डीवी ने की, और बाद में किलपैट्रिक द्वारा ये लोकप्रिय हुई। तो ये भी याद रखिएगा। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ये सही है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, ये भी सही है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, ये गलत है, क्योंकि ये बाल केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। और डी कह रहा है, यह स्वनिर्देशन क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो ए बी डी इसमें सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? पहला है, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक। दूसरा है, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। तीसरा है, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। और चौथा है, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो ए सही है, बी सही है, सी भी सही है, डी इसमें गलत है। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, क्योंकि यह कभी भी उच्च शिक्षा के स्तर के लिए विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा को स्थगित नहीं करता। तो ए बी सी सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पहला है, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। दूसरा है, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं निश्चित शिक्षण शैली। तीसरा है, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। और चौथा है, एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो समावेशी शिक्षा क्या है? यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई एवं अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करती है। यह एक नियमित कक्षा के माहौल में सामान्य बच्चों के साथ अक्षम बच्चों को शामिल करने का प्रावधान प्रदान करती है। अब इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में कौन सहायक हो सकता है? तो पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, ये इसमें शामिल नहीं होगा। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, ये सही है। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, ये इसमें शामिल नहीं होगा। ए और सी इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? पहला है, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए। दूसरा है, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। तीसरा है, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। और चौथा है, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। तो विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। पहला है, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। दूसरा है, एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तीसरा है, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। और चौथा है, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही स्वच्छता हिंदी बोलती है। तो हमें विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण बताना है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है और स्वच्छता हिंदी बोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदाफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? पहला है मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, दूसरा है मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर और चौथा है नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। तो जो ये क्षेत्र दिए गए हैं, तो जो तवांग शहर है ये अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है। लिसांग गांव मणिपुर के कांगपोकली जिले का एक गांव है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में एक बाघ अभयारण्य है और जीरो राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसमें पूछा गया है कि किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो मानचित्र पर अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। पहला है शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। दूसरा है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। तीसरा है शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अध्ययन की जांच करने के लिए वैध स्वीकारना। और चौथा है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो एक को छोड़कर आप सभी को शामिल कर सकते हैं, तो जिसे छोड़ना है वही बताना है। तो प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके, ये गलत है, क्योंकि समान उत्तर देने से क्या होगा कि बच्चे अपने विचार प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। बच्चों को उनके खुद के विचार प्रदर्शित करने के लिए कहना। इसमें यह पूछा गया था कि एक को छोड़कर आप सभी को शामिल कर सकते हैं, तो यही गलत है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। पहला है सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। और चौथा है कक्षा में अनुशासन रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। अब इसमें जेंडर रूढ़िवादिता का जो उदाहरण नहीं है वह हमें बताना है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, पक्षपात उनके साथ नहीं किया जाता। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। बाकी आप देखेंगे तीनों जेंडर रूढ़िवादिता के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। पहला है अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। दूसरा है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। तीसरा है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। और चौथा है स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन को प्रमुखता देना। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वह बताना है। तो इसमें अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना इसमें शामिल नहीं होगा। भी कह रहा है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो। ये सही है। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, ये गलत है। और स्रोतों के ट्राई यानी कि त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, तो उसमें बी और डी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। दूसरा है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। तीसरा है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। चौथा है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो दंड तो हमें देना ही नहीं है बच्चों को,
किसी भी प्रकार का, तो इसमें डी गलत है, बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ए बी सी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि पहला है इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, दूसरा है इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, तीसरा है इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, और चौथा है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे। तो इसमें ए सही है, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, ये सही है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर और बदलाव को खोजे, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, सी गलत हो गया। और डी भी सही है, ए बी डी इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? पहला है समानता, दूसरा है जीवन, तीसरा है न्याय, चौथा है आजादी। तो प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में जीवन के अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है बी आर अम्बेडकर, तीसरा है एम के गांधी, और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तो भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? पहला है 4, दूसरा 1, तीसरा 2, और चौथा कोई भी नहीं। तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ये पूछा गया है, तो कोई भी नहीं, 0। अब लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं होता है। पहले राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। पहला है एक तंत्र, दूसरा है तानाशाही, तीसरा है लोकतंत्र, और चौथा है अल्पतंत्र। तो नेपाल सरकार के बारे में पूछा गया है। तो 2006 में नेपाल में सरकार का स्वरूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था दिसंबर 2019 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।